हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसे कि 16 अगस्त को बिहार विधान परिषद में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था और उसके जीके जीएस के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए 2025 चल रहा है और इसमें कई सारे आपके एग्ज़ाम हैं या चुनाव बाद एग्ज़ाम होने वाले हैं। अभी जैसे कि 10 सितंबर को आपका बीपीएससी एएसओ का एग्ज़ाम है, उसमें भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। 71वीं बीपीएससी है। इसके अलावा आपका बीएसओ का फॉर्म भरे हैं तो चुनाव बाद उसकी पॉसिबिलिटी एग्ज़ाम होने की, तो उसमें भी आएंगे। बीएसएससी एएसओ सीजीएल 4 का है, तो इन सारे में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और टोटल हम लोग यहाँ पे जीएस के और साइंस के प्रश्न पूछने देखने वाले हैं और पूरे डिटेल्स में उसकी व्याख्या भी हम लोग देखेंगे, ताकि एक प्रश्न भी आपका एग्ज़ाम में अगर आए तो ना छूटे। यहाँ से जीएस के प्रश्न शुरू हैं 16 नंबर से, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे। और देखिए, इसमें हम लोग की कोशिश रहेगी कि सारे ऑप्शन को या इससे मिलता जुलता जो भी प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उसको हम लोग कवर करें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में जब पेपर आए सामने तो आप उसको धड़ल्ले से बना सकें। प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? सबसे पहले तो हम लोग आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। और हमने क्या किया कि पहले से इसको लिख लाया ताकि आपका समय कम लगे, क्योंकि यहाँ पे अगर लाइव क्लास में हम लोग लिखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो पहले व्याख्या देखते हैं, फिर वहाँ से खुद आप भी आंसर लगा सकेंगे। देखिए, यहाँ पे बात करें हम लोग तो राष्ट्रमंडल खेल प्रथम आयोजन इसका 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तो यहाँ से आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। अगर ये भी पूछता कि कहाँ पे हुआ था, तो हैमिल्टन कनाडा, तो इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखेंगे। देखिए, प्रत्येक 4 सालों में इसका आयोजन किया जाता है। और 2010 में ये पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि 2010 का जो आयोजन हुआ था ना, वो 19वां क्रम का था। और राष्ट्रमंडल खेल जो 19वां था वो दिल्ली में आयोजित हुई थी। इस पॉइंट भी उससे आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भारत में आयोजन किया गया था 2010 में, 19वें क्रम का था। और इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो 1951 और 1982 में भी दिल्ली में एशियाई खेलों का इससे पहले आयोजन हो चुका है। तो पूछा जा सकता है कि 1951 और 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। अब देखिए, लेटेस्ट जो अभी हुआ था वो 2022 में हुआ था, वो 22वें क्रम का था आपका। और इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इसके शुभंकर की हम लोग बात करें तो पेरी द बुल था। अगर 22वें जो ओलंपिक हुआ था, सॉरी, यहाँ पे जो 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, इसमें हम लोग भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने ऑल ओवर चौथा स्थान प्राप्त किया था। टोटल भारत ने 61 पदक हासिल किए, जिसमें आपका गोल्ड 22 था। तो आसानी से याद रखिएगा कि एक तो देखिए 2022 में ही हुआ था और ये 22 में 22वां क्रम, और भारत ने 22 गोल्ड जीते, तो तीनों याद रखिएगा ट्रिक से। सिल्वर जीता था भारत ने 16 और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 23, टोटल 61 पदक था। अगर 2026 की बात करें हम लोग कि 23वें क्रम का कहाँ आयोजन होगा, तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजन होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है 17 नंबर जो प्रश्न है आपका, महावीर का जन्म स्थान। तो देखिए, महावीर का स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो जैन धर्म 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। तो देखिए, आप राइट आंसर बी हो जाएगा इस प्रश्न का। और ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। बचपन का नाम इनका वर्धमान था और पिता के नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला था। और लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी इनकी माता त्रिशला। पुत्री प्रियदर्शना नाम था इनका। और इनके पंचशील सिद्धांत की बात करें तो अहिंसा था, सत्य था, अस्त्य था, अपरिग्रह था और ब्रह्मचर्य था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हम लोग का 18 नंबर, अवंती राज्य की राजधानी थी। देखिए, अवंती एक प्राचीन महाजनपद था, जो 16 महाजनपद थे उसी का एक ये जनपद था, महाजनपद। और ये 2 भागों में विभाजित था। देखिए, उत्तरी अवंती की राजधानी की हम लोग बात करें तो उज्जैन, ऑप्शन में आपका क्या है, उज्जैन है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इस प्रश्न का। और एक था दक्षिणी अवंती, इसकी राजधानी कहाँ थी, महिष्मती। तो दोनों याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि अगर उज्जैन नहीं दिया रहता तो महिष्मती अगर आपको पता रहता तब तो आप महिष्मती ऑप्शन रहता तो उसको लगाते। दूसरी चीज़ कि ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और इसके प्रसिद्ध शासक की बात करें हम लोग तो प्रद्युत थे, जिनको चंद्र प्रद्युत भी कहा जाता है। 19वें नंबर प्रश्न की बात करें तो अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था।
एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखिएगा, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व अशोक और कलिंग के बीच हुआ था। युद्ध के पश्चात अशोक की धर्म की नीति शुरू हुई और बौद्ध धर्म अपनाकर इन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना था। और कलिंग युद्ध के बाद जो कलिंग था उसको मौर्य साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने निम्नलिखित में से किस एक बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? तो देखिए ये इजराइल के साथ है। भारत और इजराइल का एक संयुक्त उपक्रम है ये। भारत इजराइल का संयुक्त प्रयास से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली, इसे बराक 8 भी कहा जाता है, DRDO और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा इसे विकसित किया गया। यह एक वायु रक्षा प्रणाली है। तो इतने सारे फैक्ट्स जो हैं वो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। अब भारत के कुछ प्रमुख जो विश्व में प्रथम है उसको देख लीजिए। पशुधन मामले में भारत है 1 नंबर पे। दूध उत्पादन में देखिएगा तो भारत है 1 नंबर पे। केला उत्पादन भी भारत में सबसे अधिक होता है। मसाला भी भारत में ही होता है सबसे अधिक। और आम की खेती की बात करें तो सबसे अधिक भारत में होता है। और भारत में होगा, आपसे पूछ दे कि भारत के किस राज्य में होता है, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। 22 नंबर प्रश्न पूछा है आपसे कि भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बंगाली। देखिए दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा, यहाँ पे तीसरी छूट गया है, तीसरी कर लीजिएगा। तीसरी भाषा हिंदी है, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। और बांग्ला भाषा दूसरी भारतीय भाषा है जो विदेशों में अधिक बोली जाती है हिंदी के बाद। ठीक है, तो तीसरी भाषा है हिंदी जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है, और उसके बाद बांग्ला बोली जाती है भारतीय भाषा जो है। देखिए शास्त्रीय भाषा से यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा फैक्शन हमने शामिल कर लिया है। अभी वर्तमान में देखिएगा तो 11 शास्त्रीय भाषा हो चुकी हैं। तमिल, सबसे पहले अगर कोई शास्त्रीय भाषा था तो वो था तमिल। कब शामिल किया गया था? 2004 में। ये फैक्ट आपके मैक्सिमम एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन था, तो तमिल था। 2004 में इसको शामिल किया गया था। इसके बाद देखिएगा तो संस्कृत 2005 है, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और 2014 में उड़िया, और 2024 में 5 भाषाएं शामिल किए गए हैं जिसमें आपका मराठी है, पाली है, असमिया है, बंगाली है और प्राकृत है। ये आप देख सकते हैं प्राकृत। तो टोटल 11 शास्त्रीय भाषा हो चुकी है। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल हिलाल। अब देखिए चारों ऑप्शन के आधार पर हम लोग बात करते हैं। तो प्रमुख पत्रिका और प्रकाशक की बात करें तो अल हिलाल किनका है? तो अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर ए हो जाएगा। कॉमरेड की बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखा था। द इंडियन सोशलिस्ट के कौन थे? तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा। जमींदार के प्रकाशक कौन थे? तो मौलाना जफ़र अली खान। और एक और जो प्रश्न यहाँ पे बुक हम लोग लिए हैं जो कविता संग्रह है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी पिछले DSO में पूछा गया था और फील्ड असिस्टेंट में भी पूछा गया था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड बुक के लेखक कौन? तो सरोजनी नायडू। ये बार बार रिपीट होता है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। 24 नंबर प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो देखिए 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर यहाँ पे हो गया वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए RBI की स्थापना की हम लोग बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। एक्ट कौन सा था? तो 1934 का, 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। और बात करें तो देखिए 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पहला अधिवेशन 1885 को बम्बई में हुआ था और WC बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। बात वहीं करें मद्रास अधिवेशन की तो देखिए मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो जो एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं जो अधिवेशन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध किस अधिवेशन में हुआ? तो मद्रास अधिवेशन 1927 और साइमन गोबे के नारे लगे थे। कोलकाता अधिवेशन 1896 में पहली बार
राष्ट्रीय गीत गाया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सियानी कर रहे थे। गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में सभी सदस्यों की खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था कि सभी लोग खादी वस्त्र पहनेंगे। इसके अलावा देखिएगा तो कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार की मांग उठी थी। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे बन सकते थे, यहाँ पे हमने उसको शामिल कर लिया है। 26 नंबर, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों से किस एक से संबंधित है? तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है, राइट आंसर बी होगा। देखिए ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में अवस्थित है, मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी पर है ये। और चंबल नदी घाटी परियोजना की हम लोग बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त परियोजना है। 1954 में ये शुरू हुआ था चंबल नदी घाटी परियोजना, जिसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध 3 बांध बनाए गए। 27 नंबर प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में की गई थी, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बीएसएफ 1965। सीआरपीएफ 1939 में हुआ था, आरपीएफ 1985 में हुआ था। इसके अलावा देखिएगा तो आईटीबीपी 1962 और एसएसबी का 1963 में हुआ था। सेबी की बात करें हम लोग, देखिए तो सेबी 1988 में स्थापित हुआ था, लेकिन एक्ट इसका 1992 में आया था। वर्तमान चेयर पर्सन इसके कौन है सेबी के? तो तुहिन कांत पांडा हैं। अब प्रथम महिला चेयरमैन की बात करें तो माधवीपुरी बुच थी। तो ये सारे फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई थी। एलआईसी की देखिए सेबी का हमने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो इसको देख लीजिएगा। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था, एक्ट 1934 का था। और इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया था आरबीआई का। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार देखिए ऑप्शन की बात करें हम लोग तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर ये हो जाएगा पत्रकारिता। और देखिए पुलित्जर पुरस्कार आपका पत्रकारिता हो गया, साहित्य हो गया और संगीत, तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। ये बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो राधा मोहन कप संबंधित है किस खेल से? अब देखिए सारे कप को हम लोग यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो राधा मोहन कप तो पोलो से हो जाएगा आपका। और फुटबॉल की बात करें तो कौन कौन से प्रमुख कप है फुटबॉल के? तो देखिए फीफा विश्व कप है, डुरंड कप है, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, नेहरू कप, बीसी राज ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप, कोपा लिबर्टाडोरेस, राइडर कप, बेगम हजरत महल ट्रॉफी। तो ये सारे फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट की बात करें तो एसेज कप, एशिया कप, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी, आईसीसी विश्व 2020, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और बेयरटन कप। तो ये सारे क्रिकेट से संबंधित हो गए। वहीं टेनिस की बात करें हम लोग तो देखिए ग्रैंड स्लैम, जो 4 ग्रैंड स्लैम होता है। इसके अलावा डेविस कप, हॉपमैन कप, ये सारे टेनिस के संबंधित कप है जो बार बार रिपीट होते हैं अन्य एग्जाम्स में। 31 प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, तो 31 नंबर का प्रश्न का देखिएगा कि भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश भारत गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो राइट आंसर तो इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, राइट ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 भारत के गवर्नर जनरल रहे और 1853 में पहली बार ठाणे से मुंबई ट्रेन संचालित हुई थी। देखिए वहीं लॉर्ड कर्जन की अगर हम लोग बात करें तो ये वायसराय थे। 1905 में बंगाल विभाजन इन्हीं के समय हुआ था। और लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें हम लोग तो ये सहायक संधि शुरू किए थे और 1798 में हैदराबाद के निजाम ने पहली बार सहायक संधि स्वीकार की थी। लॉर्ड लिटन की बात करें तो देखिए 1878 का फेमस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके ही समय हुआ था। तो ये चारों ऑप्शन के आधार पर हम लोग इसको देख लिए। 32 नंबर प्रश्न है, उचावत दिखाने के लिए सबसे सही तरीका कौन सा है? तो उचावत दिखाने के लिए समोच्च रेखा का उपयोग किया जाता है, इसे कंटूर भी कहा जाता है। 33 नंबर प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित नवीन मणिकरण, तो मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, एचपी। यहाँ पे देखिएगा। 34 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो देखिए ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, मैग्मा या लावा ठंडा होने से बनता है,
तो ये राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसमें आपका जीवाश्म नहीं पाया जाता है। 35 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के किस क्षेत्र में ओजोन परत अवस्थित है? तो देखिए समताप मंडल में आपका ओजोन परत अवस्थित होता है, O3 होता है ओजोन, राइट आंसर बी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें हम लोग तो अब आता है यहाँ पे पहला ऑप्शन की क्षोभ मंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल सबसे निचला है और मौसम संबंधित सारी घटनाएं जैसे कि बारिश हो रही है, सारी चीज़ ये आपके क्षोभ मंडल से होता है, तो सबसे निचली परत होती है ये। मध्यमंडल की बात करें हम लोग तो देखिए जो उल्का पिंड आप देखते हैं ना, वो इसी मध्यमंडल में जल करके राख हो जाते हैं, और यह पृथ्वी वायुमंडल का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है मध्यमंडल। तो सबसे ठंडा क्षेत्र वायुमंडल का कौन सा है पृथ्वी वायुमंडल का? वो है मध्यमंडल। आयन मंडल की बात करें तो देखिए इसी में आपका अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अवस्थित है, और आयन मंडल में ही जैसे रेडियो तरंग ये सारी चीज़ें काम करती हैं। 36 नंबर प्रश्न है, कौन सा किला शिवाजी के द्वारा सर्वप्रथम अधिगृहित किया गया था? तो तोरण, राइट आंसर आपका सी होगा। देखिए 1646 में शिवाजी ने 16 वर्ष की आयु में तोरण किला जीता था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे ये, और छापामार युद्ध के ये विशेषज्ञ थे। नौसेना का इन्होंने मजबूत गठन किया था। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मैडकॉफ, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, 1798 में। और किसने सन्यासी विद्रोह को अपने लेखन द्वारा प्रसिद्ध किया था? तो देखिए ये आनंद मठ से प्रचलित हुआ था, और आनंद मठ 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर बी ए हो जाएगा ऑप्शन इसका। और 1770 के जो महान अकाल आया था और सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका इसमें बखूबी इन्होंने चर्चा किया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में। देखिए आनंद मठ में वंदे मातरम गीत भी शामिल है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वंदे मातरम गीत कहाँ है, तो आपके आनंद मठ में है। सन्यासी विद्रोह को फकीर विद्रोह भी कहा जाता है, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि फकीर विद्रोह किसे कहा जाता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीन यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वेनसांग ने किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फाहियान की बात करें हम लोग तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इनके समय में ही फाहियान आया था। इत सिंह की बात करें तो देखिए ये हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद आया था, इसलिए आपका सी नहीं होगा, सी गलती कर दीजिएगा आप अगर मारिएगा। तुरंत इनके जस्ट जाने के बाद इत सिंह आया था, लेकिन जब ये थे तब वेनसांग आया था। और तारानाथ एक तिब्बत इतिहास लेखन के विद्वान लेखक थे। तो चारों ऑप्शन को हमने यहाँ पर देख लिया। 40 नंबर प्रश्न, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए बंग भंग के बाद आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। और ये कब शुरू हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम लोग बात करें तो देखिए 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला, ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। असहयोग आंदोलन आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाता है, और 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। 41 नंबर प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए प्रथम भारतीय ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, तो ये हो जाएंगी सरोजिनी नायडू, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगर ऑल ओवर महिला की बात करें कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट थी 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन जब भारतीय महिला की बात हो तो वहाँ पर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। और प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू जी का ही नाम आता है, उत्तर प्रदेश। और इसमें जो ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, तो सुचेता कृपलानी भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी आयरन लेडी प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। 42 नंबर प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, राइट आंसर डी होगा। गुरु गोविंद सिंह पटना में जन्म लिए थे। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद ही ये गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु बने थे। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पाणिनि। देखिए अब यहाँ पे चारों ऑप्शन है उसके साथ देख ले हम लोग। तो देखिए वेद व्यास जी से अगर आपसे पूछा जाए तो महाभारत की रचना इन्होंने की, 18 पुराण लिखे हैं। वेदों को व्यवस्थित करने का श्रेय भी इनको जाता है, और ब्रह्मसूत्र भी इन्होंने लिखा है। पाणिनि की बात करें तो अष्टध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण है, और धातु पाठ, गण पाठ और पढ़नीय शिक्षा ये इनकी काव्य है।
सुखदेव की बात करें हम लोग तो देखिए ऋषि वेदव्यास जी के पुत्र थे सुखदेव मुनि, और पहली बार राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत गीता की कथा इन्होंने ही सुनाई थी, जिससे उन्हें मृत्यु के श्राप से मुक्ति मिली थी, और यहीं से भागवत कथा सुनने का प्रचलन शुरू हुआ था। वाल्मीकि जी की बात करें तो रामायण और योग वशिष्ठ इनकी रचना है। 44 नंबर प्रश्न की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक कौन है, तो भारत हो जाएगा अपना प्यारा भारत, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। दुग्ध में भारत है, केला में भारत है, आम में भारत है। इसके अलावा देखिए जूट, तो जूट में भी भारत है, दाल में भारत है, मसाला में भारत है। और मसाला ध्यान रखिएगा उत्पादन में भी, निर्यात में भी और कंज्यूम में भी, यानी कि उपभोक्ता में भी, सब में भारत एक नंबर पे है। दुनिया में 45वें प्रश्न के दुनिया में मातृभाषा के रूप में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, तो देखिए सबसे अधिक बोली जाती है वो मंदारिन चीनी भाषा है, ये सबसे अधिक बोली जाती है। 46 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धात्विक खनिज नहीं है, तो देखिए हेमेटाइट के होता है Fe2O3, ये लौ ऑक्साइड है जो कि धात्विक है। और बॉक्साइड की बात करें तो एल्युमिनियम आयस्क का है। जिप्सम ये एक अधात्विक है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। लिमोनाइट की बात करें तो FeOOHNH2 होता है, तो लिमोनाइट भी लोहे का एक अयस्क होता है। 47 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है, तो देखिए सही कालानुक्रम को समझने से पहले इसके फैक्ट्स को अगर बात करें तो शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में थे, रामानुज जी 11वीं शताब्दी में थे, और चैतन्य प्रभु 15वीं शताब्दी में थे। देखिए सिंपली अगर इसको याद करने जाइएगा तो आप भूल जाइएगा। मैं आपको ट्रिक रखता हूँ कि ये दोनों नाम भूल जाइए, केवल आप शंकराचार्य याद रखिए। देखिए शंकराचार्य, अब इसके ट्रिक क्या हो जाएगा, शंकराचार्य याद रखेंगे ना तो शंकराचार्य से तो पहले ये शंकराचार्य आ ही गए, आप याद कर लिए। उसके बाद देखिएगा तो शंकरा में क्या आता है, पहले रा आता है, तो यानी कि रामानुज आ जाएंगे, और रामानुज रा के बाद ही चाहता है तो चैतन्य। तो यानी कि आपको याद क्या रखना है, केवल सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य को। शंकराचार्य याद रखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर शंकराचार्य आ गए। उसके बाद इनके नाम में देखिएगा तो रा आ रहा है पहले तो रामानुज हो जाएंगे, उसके बाद च आ रहा है तो चैतन्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप केवल शंकराचार्य को याद रखेंगे और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। क्यों, क्योंकि आपने शंकराचार्य याद रखा और शंकराचार्य पहले पे आ गए याद रखे, तो उसके बाद इसमें रा आ रहा है पहले तो रामानुज हो गए, उसके बाद च आ रहा है तो चैतन्य हो गया, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ से पूछा गया कि क्रांतिक चट्टानों की उत्पत्ति 10 चट्टानों से होती है, तो देखिए क्रांतिक चट्टानों का निर्माण आपके अवसादी व आग्नेय दोनों चट्टानों से होती है जो कि गर्मी और दबाव से निर्मित होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पे, आग्नेय और अवसादी दोनों से। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए कर्नाटक में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में नहीं है, तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा डी कि झारखंड में नहीं है। अब देखिए मैं पूरे जिन जिन राज्यों में 6 राज्यों में है, अभी पहले जम्मू कश्मीर में था तो अब नहीं है, तो बताते हैं। देखिए विधान परिषद वाले राज्य बिहार है आपका, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। अब इसको याद रखने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, बक तुम, जैसे कि या तुम बक, दो भी याद रखेंगे, तुम्बक याद रखिएगा या बक तुम, क्योंकि आप किसी से क्वेश्चन पूछिएगा तो आप गुस्से में बोलेंगे कि बक तुम बको, तो तुम बक तुम, तो बक तुम से यहाँ पर हो जाएगा बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, या आप अगर सिंपली इसको याद करना चाहें तो जिस तरीके से याद कर सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न है आपका, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जी हैं, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग अभी चर्चा में है, तो इससे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी राहुल गांधी जी वोट चोरी को लेकर के कई सारे आरोप लगाए हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने स्वाभाविक है। देखिए ये एक स्वायत्त और अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना की बात करें हम लोग तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। अनुच्छेद की बात करें तो देखिए संविधान के 15वें भाग में अनुच्छेद 324 से 329 में इसकी चर्चा की गई है, और मुख्य चयनित कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। 51 नंबर प्रश्न है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1891 में पारित हुआ था ये, और इसमें देखिए विवाह की जो आयु है ना उसको 10 से बढ़ा करके 12 वर्ष कर दी गई थी। वहीं 1856 की बात करें जो ऑप्शन इसमें दिया गया है, तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अवध
का जो है ब्रिटिश द्वारा अधिकरण कर लिया गया था। और क्रीमिया युद्ध का अंत हुआ था पेरिस नदी पर हस्ताक्षर के बाद। और इसी दिन प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म भी हुआ था। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपना त्यागपत्र किसे सौंपा जा सकता है। देखिए, ये प्रश्न आने वाले समय आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति जी ने त्यागपत्र अपना दिया था। तो दोनों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र अनुच्छेद 56(1) के तहत उपराष्ट्रपति को देता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। वहीं अगर भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र की बात करें, चूँकि अभी हाईलाइटेड है, ये जगदीप धनखड़ जी ने अपना त्यागपत्र दिया था, तो ये अनुच्छेद 67(a) के तहत भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि श्री जगदीप धनखड़ भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे, तो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। और इसके पूर्व ये बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और वकालत भी इन्होंने किए हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है, इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे पंजाब केसरी भी इनको कहा जाता है। उधम सिंह को राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। और राजगुरु को शिवराम हरि राजगुरु के नाम से भी जाना जाता है। 54 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बे में होता है। अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं और 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 72। 55 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी के कुछ महत्वपूर्ण कथन है कि सत्य ही ईश्वर है, अहिंसा ही परम धर्म है, करो या मरो, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये सारे कथन महात्मा गांधी जी के हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के कथन की बात करें हम लोग, तो अत्यधिक सतर्क रहने की नीति सबसे बड़ा जोखिम है, इन्होंने कहा था। और बुराई अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, सहन की गई बुराई पूरी व्यवस्था को विषाक्त कर देती है, ये इनका ही कथन है। बाल गंगाधर तिलक जी का है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। भगत सिंह जी का है कि वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को नहीं मार सकते। चलिए, यहाँ से साइंस के प्रश्न आते हैं। 15 प्रश्न हमने यहाँ पे आपका 40 प्रश्न GS का देखा है, जनरल स्टडीज़ का, और 15 प्रश्न साइंस का देखेंगे। टोटल 55 प्रश्न है यहाँ से। 86 नंबर प्रश्न पूछा गया कि आलू एक है, तो आलू क्या है, कंद है। देखिए, मूल के उदाहरण की बात करें हम लोग, तो मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम, ये सब मूल में आते हैं। फल की बात करें तो आपका आम हो गया, केला हो गया, सेब हो गया। कंद की बात करें तो आलू हो गया, रतालू हो गया, शकरकंद हो गया, कसाव हो गया। और शलगकंद की बात करें हम लोग तो ये आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया। ये सारे एग्जाम्पल याद रखिए। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो राइट आंसर डी होगा, मलेरिया। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक याद रखिएगा। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ट्रिक क्या है कि पापा काम पर सोते हैं, तो पा से पायरिया हो गया, का से कालाजार हो गया, माँ से मलेरिया हो गया, प से पेचिस हो गया, और सो से सोते हैं तो सोने की बीमारी यानी अतिनिद्रा। बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक की बात करें हम लोग, तो पंडित का टीक न्यू है बैक्टीरिया, तो इसका हो जाएगा प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, और टिटेनस, टाइफाइड, और कुष्ठ रोग और निमोनिया। ये सारे आपके बैक्टीरिया से होते हैं। और साथ ही साथ हैजा, ये भी याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत होता है, लीवर। राइट आंसर बी हो जाएगा। अग्नाशय के प्रमुख कार्य की बात करें हम लोग, तो देखिए, अग्नाशय रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ाना, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करना, और रक्त से शर्करा को अलग करना, ये सारा काम आपका अग्नाशय का होता है। हास्य गैस क्या है, तो देखिए, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, H2O2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यही है आपका हास्य गैस, तो बी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है। 19 नंबर प्रश्न, स्तनधारियों में होता है श्वसन, तो श्वसन किससे होता है स्तनधारियों में, फेफड़े द्वारा होता है। त्वचा से केंचुआ और मेढक सांस लेते हैं, गलफड़ से मछली सांस लेती है। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति आपकी डायोप्टर में मापी जाती है, और लेंस की क्षमता P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके फोकस दूरी के, तो 1/f होता है P=, इसको ध्यान रखेंगे। डायोप्टर को D से नियुक्त किया जाता है। वाट शक्ति का मात्रक होता है। ल्यूमेन किसका होता है, तो ज्योति फ्लक्स का होता है, और कैंडेला आपका ज्योति तीव्रता का होता है।
92 नंबर प्रश्न मायोपिया है तो नेत्र से संबंधित ये आपका एक रोग हो गया। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। 93 नंबर प्रश्न प्रकाश संश्लेषण होता है तो ये हरित लौह में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मा का इकाई नहीं है? तो देखिए वाट शक्ति का इकाई है, बाकी की सारी ये ऊष्मा के हैं। 95 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? देखिए जीवाश्म है, ये भी नवीकरणीय, ये आपके नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर डी, सौर ऊर्जा, जो बार बार ऊर्जा बन सके। 96 नंबर, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको कहते हैं, तो हेलोफाइट इसको कहा जाता है। बाकी की 3 की हम लोग बात करें तो जीरोफाइट्स की बात करें तो देखिए ये शुष्क या रेगिस्तानी वातावरण में उगते हैं। एग्जाम्पल में कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, एलोवेरा हो गया। एलोवेरा में भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, नहीं तो वो सूख जाता है। हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो ये जलीय वातावरण में रहते हैं, अनुकूलित होते हैं उसी में। तो इसमें आपका कुमुदनी हो गया, कमल हो गया, हाइड्रिला हो गया, वाटर लिली, एजोला हो गया, पिस्टिया हो गया, ये सारे आपके हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइलोफाइट्स की बात करें तो ये नमकीन जगहों पर होते हैं, जो कि ये राइट आंसर सी है आपका। 97 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो देखिए ये साइटोकाइनिन, ये एक पादप हार्मोन है, बाकी के ये मानव संबंधित है। 98 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। और 99 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन को नियंत्रित करता है? तो अनुमस्तिष्क हो जाता है। लास्ट प्रश्न जो है आपका वो हो गया, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये हो गया विक्राणु। तो देखिए सारे प्रश्नों को हमने देखा और एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखे, आने वाले एग्जाम में आपके ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये सीरीज़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और जितना इसको देखिएगा आपको ये आने वाले एग्जाम में इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद।